नमस्कार। नमस्कार। हमने जो पिछला टॉपिक शुरू किया था वो था ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेशन। अब ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन में हमने एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझा था, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब समझा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है उसको हमने अपने घर की उदाहरण के साथ समझने की कोशिश की थी कि माँ घर को कैसे चलाती है। फिर हमने उसमें टेरिटोरियल डिवीजन पढ़ा था। फिर हमने टेरिटोरियल में एग्जांपल ली थी कि जैसे एक घर है उसको हमने अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। उससे समझने की कोशिश की थी कि जैसे घर को हमने अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है, ऐसे एक देश को अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है, स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटर समझने के लिए उदाहरण ली थी कि जैसे आपके घर की हेड माँ है, पड़ोसी के घर की हेड कौन है, उसके अगले पड़ोसी के घर की हेड कौन है। तो हमने देखा था कि अलग अलग घरों के अलग अलग हेड हैं। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग हेड होते हैं, फिर अलग अलग स्टेट के अलग अलग हेड होते हैं। वहाँ से हमने एडमिनिस्ट्रेटर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी। आज हम करेंगे फंक्शनल डिवीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब फंक्शनल डिवीजन क्या है, इसको समझने के लिए हम फिर से अपने घर की उदाहरण लेंगे। मान लो जो हमारा घर है उसमें कुछ लोग खाना पकाते हैं, माँ खाना बनाती है, फिर माँ बच्चों से मदद लेती है, बच्चों को कहती है कि चलो तुम में से कोई एक बर्तन साफ कर दो, कोई एक कपड़े साफ कर दो, एक घर की सफाई कर दे, एक बाहर से राशन लेकर आए। या फिर माँ जैसे घर चला रही है, बच्चों को पालन पोषण कर रही है, तो माँ अपने हस्बैंड को, बच्चों के बाप को फंक्शनली क्या होता है कि घर के लिए पैसे कमा के लाना। उसका काम है घर के बाहर जाके पैसे कमा के लाना और माँ को देना। तो उसका फंक्शन क्या है? पैसे कमा के लाना। माँ का फंक्शन क्या है? जो पैसे आए उससे बच्चों की ज़रूरतों को, अपने घर वाले की ज़रूरत को पूरा करना। तो घर वाला काम करता है बाहर जाके मेहनत का, माँ काम करती है घर में। तो दोनों अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। घर वाला पैसे कमाने का फंक्शन कर रहा है और माँ घर चलाने का फंक्शन कर रही है। और कुछ बच्चे माँ की मदद कर रहे हैं अलग अलग फंक्शन में। कोई बर्तन धो रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई घर की सफाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस में बांटा हुआ है। अब मोस्टली जनरली घर वाला घर के बर्तन नहीं मांजता, वो अपना काम करता है। जैसे रोशनी के पापा कबाड़ लेके आते हैं, कबाड़ छांटनी करते हैं। रोशनी की माँ कबाड़ लेने जाती है? नहीं जाती। रोशनी की माँ क्या करती है? घर को संभालती है। ठीक है, तो रोशनी की माँ घर को संभालती है, तो वो माँ फंक्शनल तरीके से, काम काज के तरीके से एक पर्टिकुलर काम करती है। रोशनी के फादर एक पर्टिकुलर काम करते हैं। इसी तरीके से अब जैसे हम घर के अंदर अलग अलग काम करने की ज़रूरत है, तो अलग अलग कामों को हमने अलग अलग लोगों में बांट रखा है। इसी तरीके से पूरे देश के अंदर बहुत से काम हैं, उन कामों को अलग अलग विभागों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वो कैसे हैं? मान लो कि समाज में शांति बनी रहे। शांति बनने के लिए क्या चाहिए? कि लोग एक दूसरे के लॉ को वायलेट ना करें, किसी के राइट्स को वायलेट ना करें। हम पढ़ते हैं ना लॉ में स्वित्री क्या पढ़ते हैं हम? लॉ की डेफिनेशन सुनाओ। Law is a set of rules which can be enforced by the government. लॉ इज अ सेट ऑफ रूल विच कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द Government. ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ बताओ। The purpose of law is to create a harmonious society where human beings can live in peace and happiness by observing their duties and respecting the rights of others while enjoying their own rights. The violators of law are punished as per rules so that harmony and peace in the society is not disturbed. ठीक है, अब जैसे सावित्री ने परिभाषा बताई, ऑब्जेक्टिव बताया कि लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि लोग अपना राइट्स एंजॉय करें और दूसरों के राइट्स की भी रिस्पेक्ट करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज में शांति नहीं रहेगी।
अब मान लो कि किसी ने अपना राइट तो एंजॉय कर लिया, दूसरों के राइट एंजॉय करने के रास्ते में रोड़ा बन गया, एक अड़चन बन गया, तो उसको कौन रोकेगा? अगर तो आपस में लड़ाई हो जाएगी। अब रोकने का क्या तरीका है? पुलिस डिपार्टमेंट। तो फंक्शनली एक समाज के कुछ लोगों को हमने फंक्शनली बोल दिया कि आपके पास पुलिसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो आपने देखना है कि हर कोई बंदा अपने राइट्स एंजॉय करते हुए एज पर लॉ जो दूसरों के राइट्स हैं उनकी भी वो प्रोटेक्शन करे, उनको भी सिक्योर करे। ये नहीं है कि मेरे को तो रोटी मिल जाए दूसरा भूखा रह जाए। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो काम होता है एज पर L4 लॉ होता है, एज पर L4 law, और लॉ की डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि सेट ऑफ रूल्स विच कैन बी इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट वो लॉ के वो रूल्स हैं जो इन्फोर्स कर सकती है, और वो जो रूल्स हैं वो इन्फोर्स किसके थ्रू होते हैं? थ्रू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शनल डिपार्टमेंट। अब फंक्शनल डिपार्टमेंट जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर काम करता है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर को जानना बहुत जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक हमने देखा टेरिटोरियल है, दूसरी क्या है? फंक्शनल। फंक्शनल में अलग अलग डिपार्टमेंट में बंटे हुए हैं। तो ये तो बात होगी लॉ एंड ऑर्डर की कि समाज में कोई किसी के राइट वायलेट ना करे, अपने राइट भी इंजॉय करे, दूसरे के राइट भी वायलेट ना करे। ना करे। अब आती है समाज में कुछ लोग बीमार भी होंगे, जो बीमार होंगे उनका क्या? उनको ट्रीटमेंट चाहिए, मेडिसिन चाहिए। तो एक हेल्थ डिपार्टमेंट है जो लोगों की सुरक्षा, सेहत की सुरक्षा करेगा, दवाई दारू का इंतजाम करेगा, ठीक है, डॉक्टर्स अरेंज करेगा। तो एक फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या हो गया? हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट। अब तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सड़कें। सड़कें भी तो कोई बनाएगा ना। यस, अगर सड़क नहीं बनी तो सड़क पे मोटर व्हीकल कैसे चलेगी, मोटरसाइकिल कैसे चलेगा? तो वो भी एक डिपार्टमेंट चाहिए। तो वो फंक्शन उस डिपार्टमेंट का है जिसको बोलते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD शॉर्ट फॉर्म में। तो PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो पब्लिक के काम करता है, सड़कें बनाता है, उसको भी एक डिपार्टमेंट हो गया। अब हमने पढ़ा है हमारे राइट में, राइट टू एजुकेशन पढ़ा है सवित्री, यस सर। राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन के लिए भी डिपार्टमेंट चाहिए तभी मिलेगा राइट, सो एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहिए। तो इस तरीके से देश में अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए टेरिटोरियल डिवीजन के अलावा फंक्शनल डिवीजन होती है कि लोग पहचाने जाएंगे कि ये काम कौन कर रहा होगा। अब मान लीजिए कि DC ऑफिस में कई तरह के काम होते हैं, ठीक है। DC ऑफिस में उसने देखना लॉ एंड ऑर्डर भी देखना, पूरे जिले में लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। जिले के अंदर किसी ने कोई सम्मेलन करना है, कोई फंक्शन करना है, कोई रैली करनी है, तो वो भी DC ऑफिस के अंदर आता है। तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट DC ऑफिस के अंदर बने हुए हैं। एक तो वो टेरिटोरियल हेड हो गया DC, दूसरा वो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट का भी हेड हो गया। हेल्थ डिपार्टमेंट का भी वो हेड है, वो फायर डिपार्टमेंट का भी हेड है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेड है। जो भी उस जिले के अंदर आते हैं उन सारे फंक्शंस का वो क्या है? हेड। एडमिनिस्ट्रेटर। वो सबका क्या है? स्टेटर। तो वो टेरिटोरियल में, उस टेरिटरी में, उस एरिया में, उस क्षेत्र में जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं उसका हेड कौन होता है? डिप्टी कलेक्टर, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, जिले की एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे ही स्टेट पे कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर के अंदर पूरे स्टेट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट, वो आ जाते हैं। अब पूरे स्टेट में भी जैसे जिले में एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ऐसे ही स्टेट लेवल पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है। जिले में हेल्थ डिपार्टमेंट है तो स्टेट लेवल पे भी हेल्थ डिपार्टमेंट है। जिले का हेल्थ डिपार्टमेंट क्या देखेगा? जो जिले के अंदर हेल्थ की जरूरतें हैं। वो जो स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पूरे स्टेट के अंदर, पूरे राज्य के अंदर जितने लोग रहते हैं उन सबकी हेल्थ की लुक आफ्टर करेगा। पूरे पंजाब स्टेट में एग्जाम्पल के लिए अगर पंजाब स्टेट की बात करें तो पूरे पंजाब के जितने हॉस्पिटल हैं, पूरे पंजाब के जितने डॉक्टर हैं, वो देखेगा कि वो कहाँ पे पोस्टिंग करनी है, दवाइयाँ कहाँ पहुँचानी है पूरे पंजाब के लोगों के लिए। जिले वाला सिर्फ जिले के लिए देखेगा। इसी तरीके से पूरे देश का एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो पूरे देश का हेल्थ डिपार्टमेंट है, पूरे देश की व्यवस्था देखेगा कि पूरे देश के हर राज्य में,
हर स्टेट में हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। इसी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर पूरे नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे। जो कंट्री लेवल वाला वो पूरे देश के अंदर हर राज्य में देखेगा कि एजुकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। हेल्थ फैसिलिटीज, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पूरे इंडिया लेवल पे हेल्थ फैसिलिटीज देखेगा। तो इस तरीके से फंक्शनली हम लोगों ने जो देश है हमारा बंटा हुआ है, एक टेरिटोरियल जमीनी स्तर से, दूसरा डिपार्टमेंट काम के हिसाब से, काम के दर से। जैसे आपके घर में फादर पैसे कमाते हैं, माँ घर चलाती है, तो दोनों का फंक्शन अलग अलग हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप ब्रदर सिस्टर देख सकते हो, एक भाई कोई काम कर रहा है, बहन कोई काम कर रही है, दूसरा भाई कोई और काम कर रहा है, तो सबका काम अलग अलग है। कोई मोबाइल की दुकान पे काम कर रहा है, कोई ढाबे के पे काम कर रहा है, तो उनका काम जो है वो अलग अलग हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से फंक्शनली कंट्री को हमने क्या किया हुआ है, टेरिटरी के अलावा फंक्शन के हिसाब से, काम के हिसाब से। अब मान लो कि हमें काम पड़ गया, मान लो कि सड़क खराब है, हमारे घर के बाहर की सड़क खराब है, अब हम किसके पास जाएंगे? तो हमें क्या चीज़ कैसे पता चलेगी किसके पास जाएंगे? पहले तो हम देखेंगे कि ये टेरिटरी किसके अंडर आती है, वो जो एरिया है वो किसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, किसके क्षेत्र में आता है, कार्य क्षेत्र में आता है, वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि उस कार्य क्षेत्र में मान लो कि जिला लुधियाना का है, डिस्ट्रिक्ट लुधियाने का, तो हमें पता चल जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, जिला लुधियाने का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। दैट मीन्स हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिख सकते हैं। पर अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है? ठीक है, सड़क बनाने वाला। अब क्योंकि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में एक लुधियाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो सड़कें, शहर की सड़कें देखती हैं। फिर हम देखेंगे कि वो सड़क शहर के अंदर पड़ रही है या शहर से बाहर पड़ रही है। अगर सड़क शहर के एरिया के अंदर पड़ रही है तो हम इसको चिट्ठी लिखेंगे, हम डीसी को भी लिख सकते हैं और हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी लिख सकते हैं कि देखो जी हमारे घर के बाहर सड़क में खड्डा है या सड़क टूटी हुई है, वहाँ से जब लोग मोटरसाइकिल पर निकलते हैं स्लिप होने का डर है, उससे चोट लग सकती है, तो आप सड़क को ठीक कीजिए। तो हमें अगर पता होगा कि टेरिटोरियल डिवीजन, फंक्शनल डिवीजन, तो हम ठीक से बंदे को अप्रोच कर पाएंगे। जब हमें ठीक बंदे की जिम्मेदारी पता होगी, अगर वो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ हम केस कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शन। पर अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कौन से डिपार्टमेंट को हमने अप्रोच करना है, कौन से टेरिटोरियल हेड को अप्रोच करना है, तो हम गुमराह होते रहेंगे। कोई हमें कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, फिर हमारे से रिश्वत मांगेंगे। अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो हम सीधा सीधा बता पाएंगे ये जिम्मेदारी किसकी है। क्यों सवित्री? ठीक है ना। जब हमें नॉलेज होगी तो हमें कोई गुमराह कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब गुमराह नहीं कर पाएगा उसको काम करना पड़ेगा। अगर नहीं काम करेगा तो कल को वो रिश्वत अगर मांगेगा काम करने के लिए, हम उसको फंसा देंगे, उसको हम कोर्ट ले जाएंगे कि ये बंदे ने हमें काम नहीं किया। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। है ना। तो आज हमने क्या किया, फंक्शनल डिवीजन, फंक्शनल हिसाब से हमने एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश की। अब क्वेश्चन आता है कि इस देश का मालिक कौन है, ओनर कौन है इस देश का? कौन है स्मृति ओनर? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो एडमिनिस्ट्रेटर है, ओनर कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन। कौन है ओनर? ऑल द सिटीजन्स। इसको दो जरा आप, ये उतार ऑल द सिटीजन्स। उतार। हाँ जी, कौन है ओनर कंट्री का? All the citizens. ऑल द सिटीजन्स। Yes. ऑल द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री आर द ओनर ऑफ इंडिया। India. तो हम सब सिटीजन्स हैं इस देश के। Yes sir. हम सिटीजन्स क्यों हैं? क्योंकि हम इस देश में पैदा हुए। हम इस देश में पैदा हुए। पैदा हुए हैं। जो इस देश में पैदा होगा वो नेचुरल सिटीजन है इस देश का। Yes. तो कंट्री के ओनर कौन हुए? All the citizens. सभी नागरिक। ऑल द सिटीजन। तो हम सब लोग कंट्री के क्या हुए? Honor. ओनर। इसका मतलब हमारे देश में अगर कोई चीज़ खराब होती है या कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है, नुकसान किसका होगा? हमारा। हम सबका। Yes sir. हम सबका भी होगा ना। Yes sir. अगर ये कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, सड़क के अंदर पूरी तरह से
सीमेंट बजरी नहीं डाल रहा, टैक्स का पैसा कौन दे रहा है? हम सब। तो अगर वो चोरी कर रहा है और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कुछ नहीं कर रहे, ओनर हम हैं, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर कुछ नहीं कर रहे तो नुकसान किसका करवा रहे हैं? हमारा ही। हम सबका नुकसान करवा रहे हैं। तो इसलिए अगर हमारे पास सही शिक्षा होगी तो क्या हम उनको रोक पाएंगे गलत काम करने से? यस सर। तो यही हमने सीखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को जानना बहुत जरूरी है, टेरिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगले चैप्टर में, ये चैप्टर हम यहीं तक ही रखेंगे, इसके अगले चैप्टर में हम बात करेंगे देश के साधनों की, कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, और उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो हमारे राइट्स हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, और वो जो राइट्स हैं जो साधनों के साथ जुड़े हुए हैं उनका अब हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है, ये हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसको आप रिवाइज करना, समझना अच्छी तरह से। कोई क्वेश्चन सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप भी डाल सकते हो, और मैं कहूँगा जो वीडियो भी देख रहे हैं हमारा, उनके मन में भी कोई सवाल आए तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम कोशिश करेगी उसको उत्तर देने की। और आपके कुछ सुझाव हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपने घर में भी जो बच्चे हैं उनको भी कोशिश करिए कि हमारे देश के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था की शिक्षा जो है वो बांटें, ताकि वो भी जागृत और जिम्मेदार इंसान बने और हम मिलजुल के एक अच्छे देश को बना सकें और बुराइयों को दूर कर सकें। थैंक यू।